Hello students, now today I will explain you the poem Crossing the Bar. This poem is written by Alfred Lord Tennyson, and actually he has written this poem when he was very old, when he was on the deathbed, and he was actually waiting for his death. So he has mentioned his experience, and he just wants to share his experience by considering journey as a metaphor of life to death. पोइट ने ये पोएम लिखी जब वो बहुत ओल्ड है, और जो वो डेथ बेड पे है, और वो एक्चुअली जो है मेटाफर यूज़ कर रहा है जर्नी को ये रिफ़र करने के लिए कि कैसे एक मरे हुए आदमी की सोल जो है वो गॉड से जा कर के मिलती है. तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं. फर्स्ट इज़ फेथ इन गॉड, कि अगर आप गॉड के अंदर फेथ रखते हैं तो फिर आप डेथ से कभी भी डरेंगे नहीं. आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि जो फेथ होता है गॉड के अंदर, वो जितना स्ट्रांग होता है उतना ही आदमी डेथ की रियलिटी और ह्यूमन बीइंग में के लाइफ के एंड होने की जो एक इम्पॉर्टेंस होती है उसको भी समझता है. दूसरा थीम है लाइफ बियॉन्ड डेथ. बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं द सेकेंड फेज ऑफ आवर लाइफ स्टार्ट्स व्हेन वी डाई. सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज लाइफ बियॉन्ड डेथ. Now this poem starts with a very calm and gentle note, and the poet is writing all these lines when he was very ill and he was actually waiting for his death. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो क्रिटिकल एनालिसिस है पोएम का, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि द पोएट इज़ यूजिंग मेटाफोरिकल लैंग्वेज. एक डायरेक्ट कंपैरिजन पोएट कर रहा है जर्नी का, एक नॉर्मल जर्नी का, किस चीज़ से? डेथ की जर्नी से. ठीक है. तो हिज जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड इज़ कंपेयर टू द जर्नी बाय शिप. शिप से जब हम ट्रैवल करते हैं और कैसे शिप जो है वो सैंड बैंक को क्रॉस करके और रिवर में आता है, तो उसी को एज अ मेटाफर यूज़ कर रहा है पोएट ये समझाने के लिए कि हाउ वी ट्रैवल. सो ही कंपेयर्स दिस जर्नी ऑफ डाइंग टू अ शिप्स क्रॉसिंग अ सैंडी बार. पहले स्टैंजा पे आ जाइए. द वेरी फर्स्ट स्टैंजा बहुत ही काम नोट पे स्टार्ट हुआ है, एंड पोएट सेज दैट सनसेट एंड इवनिंग स्टार. सनसेट भी एंड ऑफ लाइफ को रिफ़र करता है, इवनिंग स्टार को हेस्पेरस भी आप बोल सकते हैं, एंड इवनिंग स्टार ऑल्सो इंडिकेट्स कामनेस. ठीक है. एंड दिस इज मेटाफर फॉर एंड ऑफ लाइफ. एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी. ये जो कॉल है दिस इज़ एक्चुअली मेटाफर फॉर डेथ. पोएट बोल रहा है कि नाउ द सनसेट ऑफ माई लाइफ हैज़ कम, दैट इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ इज़ अबाउट टू कम, and the evening star is waiting for me to receive me, and I can hear the call of death which God has sent for me, and may there be no mourning of the bar. ठीक है. पोएट आगे बोल रहा है, पोएट एक्चुअली wants to face the death in a very calm and quiet manner, and he says that जब ये लाइन वो बोल रहा है कि I can hear the clear call of death, he is only wishing that when his journey to the next world starts, he will have no cares and no anxieties, no mourning of the bar. का मतलब क्या हुआ कि there should be no disturbance in my life after I die, and in other words he wants to face the death very calmly. No mourning of the bar. तो बार जो है वो बैंक ऑफ सैंड को बोला जा रहा है. यहाँ पे मेटाफर है किस चीज़ के लिए? बैरियर बिटवीन लाइफ एंड डेथ के लिए. बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? कि पोएट जो है वो बोल रहा है कि व्हेन गॉड हैज़ सेंट मी अ कॉल टू फॉर डेथ, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू फेस एनी एंग्जाइटी. आई वॉन्ट टू फेस द डेथ इन अ वेरी काम एंड क्वाइट मैनर, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू क्रॉस दिस बैरियर बिटवीन लाइफ एंड डेथ. व्हेन आई पुट आउट टू सी, when I start my next journey towards death. So when I am ready to start the journey to the next world after death, I do not want any disturbance in my life. तो ये पोइट की जो पॉजिटिविटी है या फेथ इन गॉड है
उस थीम को जस्टिफाई कर रहा है. बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स asleep too full for sound and foam. Then the poet says, a tide will be such which will make ship sail easy. एक ऐसा टाइड आएगा जो मेरे इस शिप को बहुत इजीली सेल करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो जर्नी है डेथ लाइफ से लेकर के डेथ की तरफ, इट विल बी वेरी स्मूथ. एंड देन द शिप इजीली क्रॉसेस द सैंड बार. और तब क्या हो जाएगा कि व्हेन द हाई टाइड्स आर फुल एंड the waves are foamy and high, then definitely ये जो मेरा जो ship है, it will easily cross the sandy bar. Then he says, when that which drew from the boundless deep turns again home. तो यहाँ पे that जो है वो ship के लिए है, और drew किस चीज़ की बात हो रही है? सोल की बात हो रही है. तो जब एक सोल बॉडी से अलग होता है और वो बाउंडलेस डीप यानी कि इनफाइनाइट लाइफ की तरफ जाता है, जिसको हम डेथ बोलते हैं, तो एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है. एंड दैट जर्नी इज़ रिफर्ड टू अ जर्नी विच इज़ बैक टू इट्स होम. सो ऑन एंड ऑल, ये जो सेकेंड स्टैंजा है उसका आप एक्सप्लेनेशन फिर से सुनिए. तो पोइट बोल रहा है कि अ शिप इज सेलिंग फ्रॉम द हार्बर व्हेन द टाइड इज़ फुल एंड डीप एंड वेवी. Then the ship will easily be able to cross the sandy bar. और ये टाइम ऐसा होता है जब शिप बहुत easily क्रॉस कर लेता है सैंडी बार का. So the poet wishes that the tide should be such which should make his voyage smooth. So दूसरा मीनिंग क्या हुआ? The poet actually is waiting for the death very eagerly and is fully ready to accept the death in a very dignified manner. He wants the movement to be very calm and quiet at the time when the sea will be deep, so that there will be hardly any sound and high waves. पोइट बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे शिप बिल्कुल काम एंड क्वाइट हो, ताकि मेरी जो शिप है, मेरी जो ये नेक्स्ट जर्नी है, वो बहुत ही काम एंड क्वाइट हो, क्योंकि यही तो रियल जर्नी है विच विल ब्रिंग मी बैक टू इट्स होम. ठीक है, दिस इज़ रिटर्न जर्नी. इट रिफर्स टू द सोल्स जर्नी बैक टू होम. ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल. सी, ट्वाइलाइट इज़ अ शॉर्ट पीरियड आफ्टर सनसेट, और इवनिंग बेल जो है वो it refers to the old age. The bell announcing the day's activity refers to the old age, and after that the dark, यहाँ पे dark जो है it refers to the death. तो ये दोनों लाइन को आप कैसे बोल सकते हैं? The poet compares the approach of death to twilight and darkness to death. He knows that the darkness will follow the twilight, that is, death is sure to follow old age. यानी कि आप अगर इस बात को मान लेंगे कि ह्यूमन बीइंग का चाइल्डहुड आता है, फिर यूथ आता है, फिर ओल्ड एज आती है, और फिर फाइनली आपको डेथ को फेस करना है, तो ऑब्वियसली आपकी जो डेथ है वो इजी हो जाएगी. इन अदर वर्ड्स, ही वॉन्ट्स टू रिमेन हैप्पी एट द टाइम ऑफ डेथ. और दूसरा मतलब क्या हुआ कि पोइट जो है वो बिल्कुल हैप्पी रहना चाहता है. और क्या रिफ़र कर रहा है? एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल. He does not want that people should give him sad farewells at the time when he die. When I embark का मतलब die. तो जब मुझे मेरी मौत आए तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की सैडनेस हो, फेयरवेल हो. There will be no sadness of farewell. I do not want people to express sadness. तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पोइट हैं टेनिसन, he was troubled by the ideas of science, विच शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द रिलीजन. तो इसके पहले जो पोएम आपने पढ़ी डोवर बीच, उसमें कहीं ना कहीं थीम इससे सिमिलर है, क्योंकि वो भी फेथ, गॉड के ऊपर जो फेथ है उस पर थी, और ये भी गॉड के ऊपर जो फेथ है. तो इवन टेनिसन वॉज एक्चुअली वरिड अबाउट वाई people they are so much inclined towards the science and are not responding to the God. तो ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है. ठीक है, अब तो इसका मतलब समझ में आया. The poet is referring the period of twilight, and the poet is hearing evening bell, which refers to the old age, and that the dark, and then he is actually waiting for the death, and then there will be no sadness of farewells. The poet does not want any sad or sorrowful farewell of him when I die, when he dies. Last stanza पे आ जाइए. For though from out our born of time and place, born का मतलब यहाँ पे बाउंड्री है,
और टाइम एंड प्लेस जो है वो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि गॉड हैज़ लिमिटेड दिस वर्ल्ड बाय टाइम एंड प्लेस. So the poet says that the sea will take him from this finite world limited by time and place to his distant destination. पोइट के हिसाब से ये जो लाइफ है वो उसमें एक बाउंड्री गॉड ने बना दी है और उसको लिमिट कर दिया है टाइम और प्लेस से. लेकिन अब जो पोइट की नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो रही है उसमें दैट इज़ लिमिटलेस. ठीक है. सो द पोइट वॉन्ट्स टू रीच हिज डिस्टेंट डेस्टिनेशन. When he has crossed the sandbar, he is sure to see his pirate face to face. आगे क्या बोल रहा है? The flood may bear me far. I want this smooth flood to carry me away to the next world. ठीक है, to the infinite world. And I hope to see my pilot face to face. पोएट का गॉड में इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है, लाइफ बियॉन्ड डेथ में इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि पोएट बहुत ईजीली बोल रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई गॉड. पायलट यहाँ पे किसके लिए है? गॉड के लिए. तो मैं अपने गॉड को फेस टू फेस देखना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए डेथ बहुत अच्छी चीज़ है. व्हेन आई हैव क्रॉस द बार. क्रॉस द बार का मतलब क्या हुआ? डाई. सो व्हेन आई डाई आई जस्ट वांट टू सी माय पायलट, दैट इज़ माय गॉड फेस टू फेस. तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है इट रिफर्स टू द कॉल ऑफ डेथ. दिस स्टैंजा रिफर्स टू द कॉल ऑफ डेथ. Then coming to the second stanza, the poet is hoping for a smooth journey of another world after death. In the third stanza, the poet wants no sad farewell. ये देखिए आप. In the fourth stanza, the poet wishes to meet God face to face. And in the fourth stanza, the poet is willing to face God face to face, आमना सामना हो उसका गॉड से. तो फेथ इन गॉड और लाइफ बियॉन्ड डेथ, ये दोनों थीम्स जो हैं वो जस्टिफाई हो जाती हैं. ठीक है. आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ माई बुक्स पेज सो दैट यू कैन कॉपी आउट द मीनिंग एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड दिस पोएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसके लेंथ और साइज पे मत जाइएगा. द पोएम कंटेन्स ओनली 4 स्टैंजाज बट द पोएम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो दिस वीडियो ऑफ माइन इज़ completed and then I will give you explanation on Google Meet also.